आइए बात करते हैं कि हमारी बैटरीज के साथ क्या होता है जब हम इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो क्या होता है। हमने सोचा था कि उनकी EMF आपस में ऐड हो जाती हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलता है। तो अगर आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो आप इन्हें सीरीज में कनेक्ट करें। और हमने ये भी देखा था कि उनकी इंटरनल रेसिस्टेंसेस भी ऐड हो जाती हैं। अगर आपको दोबारा याद दहानी चाहिए तो आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जब आप इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब आप उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा करंट मिलता है और हम ये भी वाजे करेंगे कि इसका क्या मतलब है और इसका मवाजना भी करेंगे। अच्छा, तो अब हम इस हिस्से को डिम कर देते हैं और पैरेलल कनेक्शन पर फोकस करते हैं। तो सवाल ये है कि अगर मुझे हर बैटरी की EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम हो तो इफेक्टिव EMF क्या होगी और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी। यानी अगर मैं इन सब को मिलाकर सिर्फ एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर दूं तो इस सेल की EMF क्या होगी। तो इसमें वही इफेक्ट होगा जो इन दोनों का है, तो इसे हम इफेक्टिव EMF कहेंगे, यानी EP फॉर पैरेलल। और मैं ये लिख भी लेती हूँ, मैं इसे ऊपर लिखती हूँ, तो EP फॉर पैरेलल। और यहाँ इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, मैं इसे कैसे कैलकुलेट करूँ। और मैं ज़्यादा इक्वेशंस नहीं करना चाहती, मैं ये लॉजिकली करना चाहती हूँ। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए अहम बात ये है, आपको याद होगा जब आपने रेजिस्टर्स या शायद कैपेसिटर्स की पैरेलल कनेक्शंस पढ़ी थी कि पैरेलल में करंट ऐड हो जाता है। मेरा मतलब ये है कि अगर इसे किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया जाए तो हम देखेंगे कि इस बैटरी से जितना करंट मिलता है और इस बैटरी से जितना करंट मिलता है वो यहाँ ऐड हो जाते हैं। तो जो करंट आपको इफेक्टिव बैटरी से मिलता है वो इन इंडिविजुअल बैटरी से मिलने वाले करंट्स का मजमुआ होता है और मैं इसी बात को यहाँ इक्वेशन में लिख सकती हूँ। अच्छा, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ करंट क्या है, यहाँ करंट क्या है और यहाँ करंट क्या है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये इस जमा इसके बराबर है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे ये वाला, ठीक है, ये इस जमा इसके बराबर है। तो अब मैं करंट कैसे कैलकुलेट करूँ। इसके लिए मुझे इसे किसी एक्सटर्नल यानी मुझे इसे किसी सर्किट के साथ कनेक्ट करना होगा। मेरा मतलब है कि मुझे ये सर्किट बंद करना होगा। इसका मतलब है कि यहाँ कोई और रेजिस्टर आ सकता है, लेकिन आप जानते हैं मैं चीज़ों को आसान रखने के लिए बस इसे शॉर्ट सर्किट कर देती हूँ। तो मेरी बात सुने, अगर मैं बस इसके एंड्स को इस तरह कनेक्ट कर दूं और इन्हें शॉर्ट कर दूं तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इस सर्किट को शॉर्ट करना, ठीक है। तो देखें कि मैंने इस बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया है। ये बैटरी भी शॉर्ट सर्किट हो गई है, यानी कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं, जीरो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये बैटरी भी शॉर्ट सर्किट हो चुकी है, देखें। और इफेक्टिव बैटरी भी शॉर्ट सर्किट हो गई है। अच्छा, तो अगर मैं सिर्फ इस बैटरी को देखूं तो क्या आप बता सकते हैं कि इस बैटरी से कितना करंट निकलेगा। बस इस सर्किट पर ध्यान दें। आप ये कैसे पता करेंगे, आप पूछ सकते हैं। तो ज़रा सोचें। इस सर्किट में जो ऊपर वाली बैटरी है, इस सर्किट में टोटल वोल्टेज सिर्फ E1 है, यानी इस सेल की EMF। इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस R1 है। इस पूरे सर्किट में आपके पास कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, तो सिर्फ R1 है और इसलिए वोल्टेज हमें मालूम है, रेजिस्टेंस भी हमें मालूम है। तो आपके ख्याल में इस सर्किट में करंट क्या होगा। तो क्या आप थोड़ी देर रुककर इस बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, तो सिर्फ इस बैटरी की वजह से अगर आप सिर्फ इस सर्किट को देखें तो इस बैटरी से जो करंट निकलेगा वो होगा इस बैटरी का वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस और वो करंट होगा E1 डिवाइडेड बाय R1। तो E1 डिवाइडेड बाय R1
यही करंट है जो ये बैटरी पुश करेगी। और असल में अगर आपको हमारी पिछली वीडियोस याद हों जब हमने सेल्स और ईएमएफ को देखा था, तो ये वो मैक्सिमम करंट है जो ये बैटरी कभी भी दे सकती है। क्योंकि देखें, जब मैंने शॉर्ट सर्किट किया मैंने ज़ीरो रेजिस्टेंस लगा दी थी, लेकिन चाहे जितना भी शॉर्ट हो, इवन शॉर्ट सर्किट में भी कम से कम रेजिस्टेंस जो बैटरी देगी वो R1 ही होगी। आप इससे कम रेजिस्टेंस नहीं ले सकते और इसीलिए ये मैक्सिमम करंट है जो ये बैटरी कभी भी जनरेट कर सकती है। अच्छा, इसी तरह आपके ख्याल में ये बैटरी मैक्सिमम करंट कितना जनरेट कर सकती है? ये होगा E2/2। ठीक है, आपके ख्याल में मैक्सिमम करंट ये बैटरी कितना जनरेट करेगी? इसमें इस इफेक्टिव बैटरी से जनरेट होने वाला करंट क्या है? बिल्कुल वही लॉजिक है। ये होगा EP/R/P। और अब मुझे पता है कि ये करंट बराबर होना चाहिए इस करंट के जमा इस करंट के। इसी को इफेक्टिव कहते हैं। तो अब मैं एक इक्वेशन लिख सकती हूँ। तो दोबारा, क्या आप वीडियो पॉज करके अब करंट्स को कनेक्ट करने वाली इक्वेशन लिख सकते हैं? ठीक है, तो मुझे पता है कि ये करंट जो EP/R/P है, यहाँ लिख लें EP/R/P। ये बराबर है इस करंट के जमा इस करंट के। तो ये होगा E1/1 जमा E2/2 और ये हो गया। ये हमारी इक्वेशन है। ये हमारी इक्वेशन है जब सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हों। और अगर इससे ज़्यादा सेल्स कनेक्टेड हों तो मैं बस E1/R1 जमा E2/R2 जमा E3/R3 और इसी तरह आगे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो क्या अब आपको इस इक्वेशन का मतलब समझ आया? हमने इसे लॉजिकली ड्राइव किया था, लेकिन क्या आपको समझ आया? ये टोटल मैक्सिमम करंट को जाहिर करता है जो इफेक्टिव बैटरी दे सकती है, और ये मैक्सिमम करंट्स हैं जो हर इंडिविजुअल बैटरी दे सकती है। और अब क्या आपको समझ आया कि मैंने पैरेलल में क्यों कहा था कि आपको ज़्यादा करंट मिलता है? क्योंकि उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करने से मैंने मैक्सिमम करंट बढ़ा दी है जो आप कभी भी हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा करंट देने की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बैटरीज को पैरेलल में लगाना होगा। अब फिर से ध्यान रखें कि अगर आप उन्हें सही तरीके से मिलाना चाहते हैं, अगर मैं इनमें से कोई एक बैटरी गलती से उल्टी लगा दूं तो करंट उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर टोटल करंट दोनों करंट्स के फ़र्क के बराबर होगा। ठीक है, तो फिर ये जमा नहीं होंगे। तो आपको इन्हें सही तरीके से अटैच करना है, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आप कहेंगे, अरे मेरे पास यहाँ दो अननोन्स हैं, मुझे नहीं पता EP क्या है, मुझे नहीं पता RP क्या है, और मेरे पास सिर्फ एक इक्वेशन है, मैं इसे कैसे सॉल्व करूं? और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, सिर्फ इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके इसे सॉल्व नहीं कर सकते। हमारे पास दो अननोन्स हैं, तो मुझे एक और इक्वेशन चाहिए। अगर मैं EP इफेक्टिव EMF और इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ तो फिर मुझे दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी? दूसरी इक्वेशन मुझे सिर्फ रेजिस्टेंसेस को देखकर मिल सकती है, क्योंकि मुझे पता है, जैसे हमने पहले यहाँ किया था, मुझे पता है कि जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो क्या होता है। तो क्या आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं कि इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्वेशन क्या होगी? ये पैरेलल में है। ठीक है, उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। तो जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो फॉर्मूला क्या होता है? हमें मिलता है 1/RP = 1/R1 प्लस 1/R2। और देखें, मैं सबसे पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकती हूँ अगर मुझे R1 और R2 पता हूँ, और फिर मैं इसे यहाँ पुट कर सकती हूँ, और फिर मैं इफेक्टिव EMF निकाल सकती हूँ। और इसी तरह आप EP और RP की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपके पास बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड हों।
तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें नज़र आता है कि अगर आप अपनी बैटरीज से ज़्यादा वोल्टेज चाहते हैं तो आपको इन्हें सीरीज में कनेक्ट करना होगा। लेकिन चूंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, इसलिए ज़्यादा करंट हासिल करने के लिए ये इतना अच्छा नहीं है। अगर आप अपनी बैटरी से ज़्यादा करंट लेना चाहते हैं तो आपको इन्हें पैरेलल में अटैच करना होगा, क्योंकि याद रखें जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हों तो नेट रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो जब बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड हों तो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाती है और इसलिए आपको ज़्यादा करंट मिलता है। लेकिन असल में हमेशा हमें मिक्स्ड कॉम्बोज ही मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार बनाना चाहते हैं जिसमें ख़ास वोल्टेज चाहिए और आप चाहते हैं कि इस बैटरी से ख़ास मिकदार में करंट भी मिले, तो आप क्या करेंगे? आप बैटरीज को सीरीज में ऐड करेंगे जब तक कि रिक्वायर्ड EMF ना मिल जाए, और फिर आप ऐसे कॉम्बोज को लेते हैं और बहुत सारे ऐसे सीरीज कॉम्बोज को पैरेलल में रखते हैं जब तक कि आपको जितना मैक्सिमम करंट चाहिए वो ना मिल जाए। तो हमेशा कुछ ना कुछ सीरीज और पैरेलल का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ही होगा।